नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्र के नाम संबोधन और 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में की गई सभी तैयारियों की। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदाओं के बीच समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति और राम मंदिर के शिलान्यास का भी जिक्र किया। बुलेटिन में बात करेंगे 15 अगस्त से लेकर महात्मा गांधी की 151वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम की। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। कोरोना की स्थिति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की और जनता ने कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा सहयोग दिया। राष्ट्रपति ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की सराहना भी की। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की। जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसान बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी अपनी उपज बेचकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने रास्ता साफ किया है। किसानों को नियामक प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरा मानना है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की रक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। हमने मौजूदा संकट को सबके हित में, विशेष रूप से किसानों और छोटे उद्यमियों के हित में समुचित सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के अवसर के रूप में देखा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। अब किसान बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी अपनी उपज बेचकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को नियामक प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर भी बात की। राष्ट्रपति ने कड़े लहजे में कहा कि अगर कोई भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। आज विश्व समुदाय वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व एक ही परिवार है कि उस मान्यता को स्वीकार कर रहा है जिसका उद्घोष हमारी परंपरा में बहुत पहले ही कर दिया गया था। लेकिन आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है,
तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। हमें अपने सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व है, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी को उस सदी के रूप में याद किया जाना चाहिए जब मानवता ने मतभेदों को दरकिनार करके धरती मां की रक्षा के लिए एकजुट प्रयास किए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राम मंदिर के अलावा नई शिक्षा नीति का भी जिक्र करते हुए कहा, इससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ छात्रों का समग्र विकास होगा, जिससे नए भारत का निर्माण होगा। हमारे बच्चों और युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि इस नीति से गुणवत्ता से युक्त एक नई शिक्षा व्यवस्था विकसित होगी, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलकर नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारे युवाओं को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अपने विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा। हमारी भावी पीढ़ी इन योग्यताओं के बल पर न केवल रोजगार पाने में समर्थ होगी, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी और दूरगामी नीति है। इससे शिक्षा में इंक्लूजन, इनोवेशन और इंस्टीट्यूशन की संस्कृति को मजबूती मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में अध्ययन को महत्व दिया गया है, जिससे बाल मन सहजता से पुष्पित पल्लवित हो सकेगा। साथ ही इससे भारत की सभी भाषाओं को और भारत की एकता को आवश्यक बल मिलेगा। किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए उसके युवाओं का सशक्तिकरण आवश्यक होता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और देश में शांति, समृद्धि और सद्भावना की कामना की है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में उपराष्ट्रपति ने उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने और इसके लिए उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनगिनत बलिदान दिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले उन सभी शहीद नायकों का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को उनके सपनों के भारत का निर्माण करना सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें एकजुट, मजबूत, समृद्ध, समावेशी और शांतिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प दोहराना चाहिए। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में मुख्य समारोह के तहत प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग होगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
देश अपनी 74वीं सालगिरह मनाने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से शनिवार को तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। कोरोना के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई बदलाव किए गए हैं। मुख्य समारोह में इस बार काफी कम मेहमानों को बुलाया गया है। कोरोना के चलते इस बार स्कूली छात्र और बुजुर्ग लाल किले के समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। इनकी जगह एनसीसी की कैडेट्स शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लाल किले पर मौजूद सभी अतिथि और अन्य लोग मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आएंगे। समारोह की शुरुआत से पहले हर साल की तरह प्रधानमंत्री इस बार भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद लाल किला पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिहाज से लाल किले में 4000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास एनएसजी स्नाइपर, स्वाट कमांडो और पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने समेत बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। हर तरह के खतरे को ध्यान में रखते हुए एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी और तमाम सुरक्षा एजेंसीज के साथ समन्वय करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन प्रणाली स्थापित की गई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समेत सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में वाहनों के सुरक्षित और सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक लोगों से कोरोना वायरस के मद्देनजर उचित सतर्कता बरतने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार की घोषणा कर दी है। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर देश भर के विभिन्न पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कुल 926 पुलिस कर्मियों को प्रतिष्ठित पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 215 पुलिस कर्मियों को उनके विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से 80 पुलिसकर्मियों को और सराहनीय सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों की सूची में पहला स्थान जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे अधिक 81 वीरता पदक मिले हैं, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 55 और उत्तर प्रदेश पुलिस को 23 वीरता पदक मिले हैं। दिल्ली पुलिस को 16, महाराष्ट्र पुलिस को 14 और झारखंड पुलिस को 12 पदक मिले हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुल 946 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश का सबसे बड़ा फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम लॉन्च हो गया है। 15 अगस्त से लेकर महात्मा गांधी की 151वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज शुभारंभ किया। कोरोना काल में मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार प्रतिभागियों को अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी और किसी भी समय दौड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रतिभागी अपनी दौड़ को कई दिनों में बांट सकते हैं और जीपीएस की मदद से खुद अपनी तय की हुई दूरी को नाप सकते हैं। इस इवेंट का मकसद कोरोना के समय में लोगों को फिटनेस को लेकर जागरूकता पैदा करना है। नशा मुक्ति के लिए किए आजादी की वर्षगांठ पर शनिवार 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान 7 महीने तक चलेगा और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने देश के 272 जिला कलेक्टरों, 32 राज्य सचिवों, 500 से अधिक एनजीओ के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों और अभियान से जुड़े लोगों को आज संबोधित किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवाओं के उपयोग के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावित 272 जिलों के लिए यह अभियान तैयार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के लिए दोषी ठहराया गया है। प्रशांत भूषण की सजा के मुद्दे पर अदालत 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। इस मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाते हुए 2 विवादास्पद ट्वीट किए थे। न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और आज ये फैसला सुनाया गया। प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2CI के तहत दोषी करार दिया गया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में सजा सुना चुका है। 3 साल पहले मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस CS कर्णन को भी अदालत ने अवमानना का दोषी पाया था और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ टिप्पणी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी के दौरान सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवार ने छात्रों का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी विश्व स्तरीय समस्या है और ये एक असाधारण स्थिति है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महामारी के इस दौर में केंद्रीय गृह मंत्रालय शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अपने निर्णय पर कायम है, जिसके चलते स्कूल और कॉलेज पिछले कई महीनों से बंद हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि छात्रों को पढ़ाए बिना परीक्षा कैसे ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश में रोजाना कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और लोगों की मृत्यु भी हो रही है। ऐसे में जीवन के अधिकार का सवाल है। सिंघवी ने यह भी कहा कि कोरोना संकट के चलते ज्यादातर छात्र अपने घर जा चुके हैं और बहुत से छात्र पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए छात्रों का आवागमन भी एक मुद्दा है। वहीं अधिवक्ता श्याम दीवार ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की तरफ से परीक्षा के लिए 30 सितंबर की तारीख घोषित करना सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य संबंधित और कोरोना संबंधित हालात का जिक्र नहीं है। इससे पहले UGC ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके द्वारा जारी दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित हैं और उचित विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया है। UGC ने अपने हलफनामे में ये साफ किया था कि परीक्षाएं रद्द करने का अधिकार क्षेत्र उसका है और राज्य सरकारें इस बारे में फैसला नहीं ले सकती। UGC ने 6 जुलाई के दिशा निर्देशों में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिए हैं। UGC के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत आगे की सुनवाई 18 अगस्त को करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में लगातार दूसरे दिन 8 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 24.5 लाख के पार पहुंच गई है। साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 71.17% हो गई है और मृत्यु दर 2% से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,61,190 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,553 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 1,007 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है, लेकिन अब तक 17,51,555 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 71.17% पर पहुंच गया है। वहीं 6.5 लाख से ज्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। कोरोना से हुई मौत की बात करें तो 48,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। 13 अगस्त को 8,48,728 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में अभी तक कुल 2,76,94,416 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में अब तक कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। जिन 10 राज्यों में कोरोना के सबसे अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। राज्यों में अब तक आए केस की बात करें तो महाराष्ट्र में 5 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं और देश के कुल केस में इनकी हिस्सेदारी 22.76% है, जबकि तमिलनाडु में 3 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं।
जिन राज्यों में 1 से 3 लाख के बीच केस सामने आए हैं, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। देश में कोरोना के कुल केस में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 35.14% है। जिन राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच कोरोना के मामले आए हैं, उनमें बिहार, तेलंगाना, गुजरात, असम, राजस्थान और ओडिशा शामिल हैं। इसके अलावा 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 50,000 से कम केस आए हैं। लक्षद्वीप में एक भी कोरोना का मामला नहीं आया है। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर है। आरआर अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनकी हालत स्थिर है। उन्हें अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मस्तिष्क में रक्त का थक्का हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया था। उनका कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। देश में अब तक कोरोना के मामले 24.5 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना के मामले और इससे होने वाली मौत का आंकड़ा काफी कम है। दुनिया के सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की भारत से तुलना करें तो जहां भारत में 10 लाख आबादी पर 1,736 केस आए हैं, वहीं अमेरिका में 15,000 से अधिक, ब्राजील में 14,000 से ज्यादा केस 10 लाख आबादी पर सामने आए हैं। रूस में 10 लाख की जनसंख्या पर 6,000 से अधिक और दक्षिण अफ्रीका में 9,000 से अधिक कोरोना के केस आए हैं। 10 लाख आबादी पर कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर 34 लोगों की जान जा रही है। वहीं अमेरिका में 493, ब्राजील में 484, रूस में 105 और दक्षिण अफ्रीका में 185 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। अमेरिका में अब तक भारत से 2 गुने से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ब्राजील में भी भारत के मुकाबले 7 लाख अधिक मामले सामने आए हैं। रूस में 9 लाख से अधिक मामले और दक्षिण अफ्रीका में 5,72,000 से अधिक कोरोना के केस आ चुके हैं। राजस्थान में चल रहे लंबे सियासी घटनाक्रम में आज अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 21 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया। इससे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आज राज्य विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना महामारी की वजह से सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए सदन में विशेष ध्यान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बलरामजी दास टंडन की दूसरी पुण्यतिथि पर दूसरे स्मृति व्याख्यान में संबोधन किया। वर्चुअल तरीके से आयोजित इस कार्यक्रम में बलरामजी दास टंडन के परिवारजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने बलरामजी दास टंडन को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देश के लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि बलरामजी दास टंडन जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने उस दौर में पार्टी को खड़ा किया जब पार्टी के पास पाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने विचारधारा के लिए अपना जीवन खपा दिया। नड्डा ने आपातकाल के दौरान बलरामजी दास टंडन के संघर्ष को भी याद किया। एक विचारधारा के लिए समर्पित होकर के जीवन लगाना और अपने जीवन के साथ साथ उस जीवन को उस विचारधारा के साथ जीना, ये बलरामजी दास टंडन जी से हमको सीखने को मिलता है, हमको समझने को मिलता है और ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। एनईपी एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जो व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देता है। ये कहना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा पैनल के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का। उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि शुरुआती वर्षों में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा का उपयोग अत्यधिक प्रभावी और लाभदायक होगा। कस्तूरी रंगन ने कहा कि जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चे होते हैं तो उनके पास भाषा सीखने की उच्चतम क्षमता होती है।
उन्होंने कहा कि नई नीति प्रारंभिक शिक्षा को छात्र की मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रोत्साहित करती है और छात्र बाद में अंग्रेजी जैसी भाषाओं में महारत हासिल कर सकते हैं। राज्यसभा टीवी से की गई बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि एनईपी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के मद्देनजर जनसंख्या की बदलती जरूरतों को पूरा करेगा। We should be able to teach the child in one of these languages, which will enable that child to take maximum advantage of the fact that its own brain and comprehension has grown to get the best out of the language which it is familiar with. Now, in the case when you try to bring a foreign language and you put it to the child to start learning ideas like science and mathematics, I think the evidence shows that it is much less effective than the home language or the mother language that one is talking about. इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने शांति को प्राथमिकता देते हुए एक दूसरे के यहां दूतावास खोलने का फैसला किया है। बरसों से परस्पर विरोधी रहे देशों के बीच गुरुवार को लिया गया ये निर्णय मध्य एशिया के इतिहास में एक बड़ा पड़ाव है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण हल की संभावना बढ़ेगी और दूसरे अरब देश भी इजराइल के साथ संबंध बनाने आगे आएंगे। After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बनी ये सहमति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की जाएगी। We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many other bilateral agreements. This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years, and it marks the third formal peace between Israel and an Arab nation. ट्वीट कर यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने भी इस करार पर संतोष जताया और फिलिस्तीन समस्या हल होने की उम्मीद जताई। जानकारों का मानना है कि अगर इजराइल अपनी शर्तों को पूरा करता है तो आगे चलकर फिलिस्तीन के रुख में भी नरमी आने के आसार हैं। The major benefit of the deal for both the country are they can maintain diplomatic relations, they can also start their trade, commerce and political relations. The other benefit of the deal, they can also maintain ties in the defense or security area. संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में जो समझौते की घोषणा हुई है, अगर उसके आर्थिक पहलुओं को देखें तो निश्चित तौर पे यह दोनों देशों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने राष्ट्रपति के चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। अब देखना यह रोचक होगा कि किस तरीके से यह फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच के विवाद को और कम कर सकता है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। भारत ने इजराइल और यूएई के बीच समझौते की घोषणा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात की। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन पर बात की और इस समझौते का विवरण दिया। भारत, इजराइल और यूएई रणनीतिक साझेदार हैं और विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तीनों देश निकट सहयोगी हैं। EM received a call this afternoon from the UAE Foreign Minister on the announcement yesterday of the full normalization of relations between UAE and Israel. India has consistently supported peace, stability and development in West Asia, which is its extended neighborhood. In that context, we welcome the full normalization of ties between UAE and Israel. Both nations are key strategic partners of India. India continues its traditional support for the Palestinian cause. We hope to see early resumption of direct negotiations to find an acceptable two-state solution. थोक महंगाई दर लगातार चौथे महीने शून्य से भी नीचे यानी कि माइनस में रही है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के दौरान थोक महंगाई दर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स
0.58% पर रहा। पिछले साल जुलाई के दौरान ये 1.17% पर था। हालांकि खाद्य पदार्थों की कीमत को दर्शाता होलसेल प्राइस इंडेक्स का फूड इंडेक्स इस साल जून के 3.05% से बढ़कर जुलाई में 4.32% पर आ गया। खाद्य पदार्थों के इंडेक्स में वृद्धि का कारण जुलाई के महीने में आलू और हरी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी को बताया गया है। कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन कर्ज की सुविधा यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के जरिए बैंकों ने 12 अगस्त तक 1,43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज मंजूर किया। इस कर्ज में से 98,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज वितरित भी कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों ने 74,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण स्वीकृत किया है, जबकि इसमें 54,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्ज की राशि वितरित भी कर दी। दूसरी तरफ 24 निजी बैंकों और 31 गैर बैंकिंग संस्थानों ने 68,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज को मंजूरी दी, जबकि करीब 44,000 करोड़ रुपए के कर्ज का वितरण किया गया। बैंकों की इस मुहिम से 40 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।